लास्ट क्लास में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर फिनिश कर लिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आरबीएससी का ये चैप्टर नंबर 8 है और सीबीएसई का ये चैप्टर नंबर 5 है। आरबीएससी में चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सीबीएसई में चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। सीबीएसई में इस चैप्टर से कुछ पार्ट डिलीट हुआ है, वो साथ साथ मैं बताते चलूंगा कि ये पार्ट डिलीट कर दिया है। हालांकि हम हमारे नॉलेज के लिए उसकी स्टडी करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यहां एक वर्ड आया है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मीनिंग क्या है? सबसे पहले चैप्टर नाम लिख लिया। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। मैग्नेटिज्म का मतलब है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, वो फेरस यानी आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को अपनी ओर क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्सटेंसेस की ये अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिज्म। किन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को? आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को। उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म। और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? मैग्नेट कहा जाता है। बात क्लियर है? यानी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि फेरस को, निकल को, कोबाल्ट को अपनी ओर क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। और सब्सटेंसेस के अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, किन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की? फेरस, निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, उसी का नाम मैग्नेटिज्म है। और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? मैग्नेट कहा जाता है। तो मैग्नेटिज्म को हम ये लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ some substances to attract the ferrous, है ना, निकल, कोबाल्ट, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, उसी का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म है। और वो सब्सटेंसेस जो इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? मैग्नेट। द सब्सटेंसेस which can attract ferrous, nickel, cobalt are known as मैग्नेट। वैसे हम देखें कि मैग्नेट जो वर्ड है वो कहां से आया? ग्रीस में एशिया माइनर है, वहां जो एशिया माइनर की जो मैग्नीसिया है, ये जगह का नाम है, वहां का जो स्टोन था, उसके पास प्रॉपर्टी थी क्या? इन सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। तो मैग्नीसिया प्लेस के नाम पर, जो जगह के नाम पर, इसका जो स्टोन का नाम क्या रखा गया? मैग्नेट रखा गया। मैग्नेटाइट है। नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो क्या है? मैग्नेटाइट है। और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो खैर, हमने जो मैग्नेट की बात कर ली है, वैसे हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि अर्थ भी अपने आप में क्या है? एक मैग्नेट है। और सारे के सारे जो सब्सटेंसेस उनकी बात करेंगे कि किस तरह से वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये सारे स्टडी हम चैप्टर में करेंगे। अर्थ के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या थ्योरीज दी गई है कि अर्थ को एक मैग्नेटिज्म की तरह से, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव क्यों कर रही है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम बात करते हैं मैग्नेट के टाइप्स की, कि जो मैग्नेट के जो टाइप्स हैं, उसको हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो नेचुरल मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचर में हमें जो मिलता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट।
मैग्नेटाइट जो है वही क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। सो हम ये कह सकते हैं जो मैग्नेट है उसको इस तरह से कह सकते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, मैग्नेट को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम। एक तो कौन से मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, फिर दूसरी कौन सी, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट को, नेचुरल मैग्नेट है जो हमें नेचर में ही मिलती है ना, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियली डिजाइन की जाती है, जैसे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि करंट कैरिंग सोलेनोइड किसकी तरह से बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह से। वो नेचर में नहीं थी पहले से, उसको क्या की गई है, बनाई गई है। टोरॉइड भी किसकी तरह से बिहेव कर सकती है, एक मैग्नेट, उसके अंदर भी क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी किसकी तरह से बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह से, उसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये सारी की सारी जो मैग्नेट्स हैं वो कौन से मैग्नेट्स की कैटेगरी में आती हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की कैटेगरी में आती हैं। आप यदि किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लेके जाते हैं उसके पास में, तो कई बार वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने का मतलब उसमें मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो आप कहेंगे वो सब्सटेंस क्या पहले एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा था, नहीं, वो मैग्नेट की तरह से बिहेव कब करने लगा, जब उसको उस मैग्नेट के पास में लेके जाया गया। तो वो मैग्नेट आपने आर्टिफिशियली डिजाइन किया है, तो ऐसे मैग्नेट्स को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट के बारे में आप जो लिखें, नेचुरल मैग्नेट में ये लिखेंगे क्या, Fe3O4 इज द नेचुरल मैग्नेट, है ना, ये नाम ध्यान रखिए, Fe3O4 इज द नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइट ही तो है ये, है ना, मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला है, यही क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट का मतलब है Fe3O4, नेचर में हमें मैग्नेट इस फॉर्म में मिलता है ना। अब हम बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट की खास बात क्या होती है, इनकी शेप जो होती है इर्रेगुलर होती है। इनका जो मैग्नेटिज्म है वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इनका मैग्नेटिज्म क्या होता है, वीक होता है। तो नेचुरल मैग्नेट को डायरेक्टली हम अपने यूज के लिए जहां भी हमें जरूरत पड़ती है मैग्नेट की, वहां काम में नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते, उसके पीछे मैं जो रीजन लिख रहा हूं, नेचुरल मैग्नेट में आप ये कह रहे हो इनकी जो शेप है, इनकी शेप क्या होती है, इर्रेगुलर शेप। नेचुरल जो मैग्नेट है जो नेचर में मिलते हैं, इनकी शेप कैसी होती है, इर्रेगुलर। दूसरी, इनका जो मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिज्म इनका क्या होता है, वीक होता है। वीक यानी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मैग्नेटिज्म वीक होता है। सो डायरेक्टली हम इनको तो काम में नहीं ले सकते। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो होते हैं जो कि आर्टिफिशियली डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। हम बनाते हैं जिन मैग्नेट्स को, उन मैग्नेट्स को बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में आप ये लिखेंगे कि these are designed artificially डिजाइन करते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं, इसमें जैसे करंट कैरिंग सोलेनोइड है, वो भी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रही है। तो वो कौन सी मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट ही तो है। या आपने कहा एक आपके पास नेचुरल मैग्नेट थी, उसके पास में आप कोई भी सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे आयरन को पास में लेके गई, तो इंडक्शन के कारण उस आयरन में कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा, वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा। तो जो आयरन एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है, वो कौन सी मैग्नेट है, आर्टिफिशियल या नेचुरल? नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसने आपने बनाया है उसको, है ना। तो ये इस तरह से दो तरह की क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट में ये नाम ध्यान रखिए,
इनकी शेप क्या होती है, इरेगुलर। मैग्नेटिज्म क्या होता है इनका, वीक, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म नहीं होता इनका, इसलिए इनको डायरेक्टली यूज में नहीं लिया जाता। तो हम कौन से मैग्नेट की बात करते हैं अब, आर्टिफिशियल मैग्नेट की। आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं, उनको भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक टेम्पररी मैग्नेट और दूसरा परमानेंट मैग्नेट, है ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो लिखिए कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो यहां आप लिखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट को आप ये कहें कि एक तो कौन सी मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट, एग्जांपल दूंगा, है ना। और दूसरा होता है कौन सा मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। सबसे पहले आप बात करें परमानेंट मैग्नेट का। परमानेंट मैग्नेट में आपने कहा जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, है ना, किसी मैग्नेट के पास में लेकर जाया जाता है तो इंडक्शन के कारण वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है और वो मैग्नेटिज्म उसमें परमानेंटली आ जाता है। तो हम कहेंगे वो कौन सी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट नहीं है। उसका जो मैग्नेटिज्म, आप ये थोड़ी कह सकते हैं मन में आया तब मैग्नेट बना लिया और मन में आया उसके मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा नहीं। तो ऐसे मैग्नेट को हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की जो खास बात होती है वो ये होती है कि इसके मैग्नेटिज्म को आप क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ये नहीं है कि मैग्नेटिज्म को कम कर लिया और उसके मैग्नेटिज्म को ज्यादा कर लिया, ऐसा नहीं है। उसका मैग्नेटिज्म जो है वो है। इनका मैग्नेटिज्म का कोई फाइनाइट टाइम नहीं है, इनफाइनाइट टाइम के लिए रहता है इनमें। तो हम ये कह सकते हैं देयर मैग्नेटिज्म इज नॉट कंट्रोलेबल, है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते मैग्नेटिज्म को, है ना। देयर मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये वो मैग्नेट हैं जिनके मैग्नेटिज्म को आप इजीली क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं टेम्परेरी मैग्नेट का। टेम्परेरी जो मैग्नेट है, करंट कैरिंग सोलेनोइड है, वो किसकी तरह से बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह से। और उसके मैग्नेटिक फील्ड को देखो, B = μ0 n I को बढ़ा करके मैग्नेटिज्म को बढ़ाया जा सकता है, I को कम करके मैग्नेटिज्म को कम किया जा सकता है, I की डायरेक्शन को चेंज करके उसके पोल्स को भी क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इनका जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है, कंट्रोलेबल होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जीरो करना हो, करंट को जीरो कर दें, है ना। तो इसके जैसे सोलेनोइड हो गया, टोरॉइड होगा, सारे के सारे किसमें, टेम्पररी मैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं। करंट को जीरो करते ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट आप जैसे लाउड स्पीकर में देखते हैं मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। मोटर्स में जो होती है वो भी क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। गैल्वेनोमीटर में मैंने बताया था कॉन्केव शेप मैग्नेटिक फोल्स काम में लेते हैं, वो भी क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट्स की सारे यूजेस हैं। इलेक्ट्रिक बेल में भी परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। तो ये तो ऑल ओवर इसके बारे में था एक आइडिया। अब हमें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि मैग्नेटिज्म को समझने से पहले मैग्नेट की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो ही गई। अब हम बात करते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की, है ना। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं अभी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि आपसे पूछ लिया जाए राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो अलग है। मैं किसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। जैसे एक प्रॉपर्टी है उसकी
क्या? डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब है जब किसी भी बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंडेड करा देते हैं तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में स्टे करती है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। उसका जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। बात क्लियर है? यानी मैग्नेट के पास क्या प्रॉपर्टी है? डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्शन बताने की प्रॉपर्टी है। डायरेक्शन पता करने के लिए हम मैग्नेट को काम में ले सकते हैं। तो मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी आपको मैं जो बता रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, वो क्या है? डायरेक्टिव। क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं, ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट मैंने कहा है कौन सी प्रॉपर्टी? डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्शन बताने की। फर्स्ट क्या लिखें हम? कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डर से लिखें, फर्स्ट ही लिखें, है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब ये हुआ जब किसी भी बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंडेड करा देते हैं तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए, व्हेन ए बार मैग्नेट is freely suspended and then it stay in geographical north south direction। यानी जब बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंडेड कराते हैं तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब इसके पास कुछ सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे कौन से सब्सटेंसेस? फेरस हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको अपनी ओर क्या कर सकता है? ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में क्या है? इट कैन अट्रैक्ट, है ना। सब्सटेंसेस के नाम क्या लिखें? फेरस, निकेल, कोबाल्ट। इनको क्या कर सकता है? ये अट्रैक्ट कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव का मतलब है अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे और इंपॉर्टेंट। मैग्नेट में हमेशा दोनों पोल साथ ही होते हैं। मैग्नेट के आप कितने भी पीसेज कर लो, उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। यानी मैग्नेट में हमेशा दोनों पोल एक साथ रहेंगे। मैग्नेट में हमेशा डाइपोल ही एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल मैग्नेट में कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अकेला पोल यदि आपको कह दें लो ये मैग्नेट और इसका नॉर्थ पोल अलग कर दो और साउथ पोल अलग कर दो, नहीं, कितने भी पीसेज कर दो उसके जो पोल्स हैं दो ही होंगे हर एक पीस के। बात करेंगे हम आगे हर एक क्वेश्चन का। इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद में हर एक क्वेश्चन का आपके पास में आंसर होगा। क्या कहा? मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो आगे लिखिए, मोनोपोल का मतलब सिंगल पोल। मोनोपोल डज नॉट, ये मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैग्नेट। यानी मैग्नेट में मोनोपोल होता ही नहीं है। लिखिए ये मोनोपोल मैग्नेट में नहीं होता है। क्या ये लिख लिया। फोर्थ देखिए प्रॉपर्टीज है। फोर्थ में आप ये देखते हैं कि जो लाइक पोल है, नॉर्थ पोल को नॉर्थ के पास में लेके जाते हो
तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। साउथ को साउथ के पास में लेके जाओगे तो भी रिपेल करेगा, लेकिन जब नॉर्थ को साउथ के पास में लेकर जाता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलेंगे आप कि लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? क्या कहा आपने? अगली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या थी, हो गई थी फॉर लाइक पोल, है ना। लाइक पोल यानी मैग्नेटिक पोल की बात चल रही है। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना। ये बात क्लियर है। लाइक पोल का मतलब नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिफ्थ पे आइए, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ कहा, दूसरा साउथ कहा। दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ नेचर अपोजिट है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ है वो दोनों की सेम होती है। पोल स्ट्रेंथ एक तरह से आप ये कह सकते हो किसी भी पोल की किसी दूसरे पोल पे या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे अट्रैक्ट या रिपेल करने की कैपेसिटी को बोला जाता है उसकी पोल स्ट्रेंथ। तो जो पोल स्ट्रेंथ है दोनों पोल्स की वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये नहीं आप ये कहेंगे नॉर्थ की ज्यादा होती है साउथ की ज्यादा होती है, नहीं, दोनों पोल्स की जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इक्वल बोथ पोल्स हैव इक्वल पोल स्ट्रेंथ, दोनों ही पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। आगे मैं बात करूंगा कि पोल स्ट्रेंथ को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास में ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट में जो इसका मैग्नेटिज्म है, पोल, आप माइंड में ये आ रहा होगा कि पोल क्या होता है। मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर होता है मैग्नेट में, यानी अट्रैक्ट या रिपेल करने की जो कैपेसिटी मैक्सिमम यहां पर नहीं होती, कुछ अंदर की ओर होती है, और यहां भी ना होकर के कुछ अंदर की ओर होती है। तो जिन पॉइंट्स पर मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होता है उन पॉइंट्स को बोला जाता है पोल, और इनकी स्ट्रेंथ है यानी अट्रैक्ट या रिपेल करने की कैपेसिटी उसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो ये एम है तो ये भी क्या होगी, एम होगी। दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल। और वो बात अलग है एक का माइनस और दूसरे का प्लस। जैसे साउथ पोल है तो साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ माइनस में होती है और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, प्लस में होती है। ये नॉर्थ पोल है ना, तो इसकी क्या है, प्लस में, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। ये मैग्नेटिक एक्सिस है ना, तो दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, जैसे ये मैग्नेट थी और इसके दो पीसेस कर देते हैं आप इसी मैग्नेट की, इस तरह से, यही मैग्नेट थी और इसके इस तरह से कर देते हैं आप, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने, एग्जैक्ट आपने ये इस तरह से, वही मैग्नेट यानी लेंथ तो वही है, ये थी, तो इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, m/2, और इसकी भी क्या हो जाएगी, m/2। ये भी क्या होगी, m/2, ये भी क्या होगी, m/2। एक ही माइनस में मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस होगी, क्या होगी, वो तो उसका पोल डिसाइड करेगा कि साउथ है या नॉर्थ। यानी बीच में से ऐसे काट देंगे तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। यानी जब लेंथ नहीं बदल रही, ऐसे काट दिया तो दो पीस बन गए और दोनों की पोल स्ट्रेंथ m/2 होगी। और यदि आपने ऐसे काट दिया इस तरह से, बीच से इस तरह से यूं काट दिया, है ना, तो लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इस केस में ये लेंथ थी पहले l थी, तो ये क्या होगी, l/2, और दूसरे पीस की भी क्या होगी, l/2। जब लेंथ बदलती है तो वहां पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलती, ये ध्यान दें। क्या, यदि पोल स्ट्रेंथ इसकी m थी
तो इन दोनों पीसेज की भी ईच की क्या रहेगी, m ही रहेगी, इसकी भी m, इसकी भी m, इसकी भी m, इसकी भी m। क्योंकि आप ध्यान रखना, इस तरह से याद रखें इसको, कैसे कि जहां लेंथ बदल जाती है तो वहां पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी, और जहां लेंथ नहीं बदल रही वहां क्या बदलेगी, पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पीस किए हैं आइडेंटिकल तो m/2 हो जाएगी, ये ध्यान रखें। तो दोनों पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अच्छा, सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, है ना। क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ये एक मैग्नेट है मेरे पास में और एक आयरन है, मुझे दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक क्या है, मैग्नेट है और दूसरा क्या है, आयरन। अब जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है या एक आयरन, हमें नहीं पता, हमने ऐसे ही दिखे, ऐसा ही आयरन दिख रहा और ऐसा ही मैग्नेट दिख रहा है, हम यदि इसके पास में लेके जा रहे हैं, ये मैग्नेट है और इसका हमें पता नहीं कि मैग्नेट भी हो या आयरन भी हो। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं मैंने क्या कहा, एक तो पक्का मैग्नेट है और दूसरे का हमें पता नहीं है कि मैग्नेट है या आयरन है। यदि इसको इसके पास में लेके गए, यदि अट्रैक्ट कर रहा है ये, तो अट्रैक्ट तो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी कर सकता है, यानी मैग्नेट भी हो सकता है और आयरन भी हो सकता है, आयरन को भी क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यदि ये वाला इसको रिपेल कर रहा है तो पक्का डेफिनेट ये क्या है, मैग्नेट है। तो मैग्नेटिज्म का कौन सा टेस्ट करेंगे आप, रिपल्सन या अट्रैक्शन? अट्रैक्शन से पता नहीं लग पाएगा, एक मैग्नेट है वो आयरन को भी अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन मैग्नेट रिपेल किसको कर सकती है, दूसरे मैग्नेट को, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ के पास गया होगा तो क्या हुआ होगा, रिपेल हुआ होगा। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिपल्सन इज देयर। और चार्जेस का भी कौन सा टेस्ट कर रहे थे हम, रिपल्सन वाला, तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट, निश्चित है ना, श्योर मतलब डेफिनेट या सर्टेन टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। रिपल्सन ही मैग्नेटिज्म का क्या है, डेफिनेट टेस्ट है, श्योर टेस्ट है। कौन से वाला, रिपल्सन वाला, है ना, रिपेल कर रहे हैं तो आप मानेंगे, है ना। अट्रैक्शन वाला जो श्योर टेस्ट है वो नहीं है, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, 6 हो गई है ना, 7th पॉइंट यानी 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी में क्या रहा हूं, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, ये देखिए 7th आप जो लिख रहे हैं वो क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये हुआ, जैसे आप किसी मैग्नेट को और किसी फेरोमैग्नेट सब्सटेंसेस के पास में लेके जाते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी किसकी तरह से बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरह से, यानी कुछ टाइम के बाद में वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। या फिर आप ये कहें, आपके पास में ये सोलेनोइड है और इसके अंदर आपने आयरन रख दिया या कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया और करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो कराने के बाद में आपने करंट को रोक दिया और इस आयरन को देखा, तो कहेंगे ये आयरन किसकी तरह बिहेव करने लग गया, एक परमानेंट मैग्नेट की तरह से। तो इसके पास में एक जो सोलेनोइड है वो क्या थी, एक मैग्नेट ही तो थी, और उस मैग्नेट के पास में इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी आयरन क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, इसको रखने पर ये किसकी तरह से बिहेव करने लगा, मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगा। तो पास में ले जाने पर मैग्नेटिक, जैसे आपने चार्जेस में देखा था, किसी चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास में ले जाने पर वो अनचार्ज बॉडी यदि चार्ज हो जाती थी तो आप कहते थे इंडक्शन के कारण चार्ज हुई। इसी तरह से एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेट के पास, यानी फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिज्म 0 था, उसको एक मैग्नेट के पास में ले जाने पर वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, यानी मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगता है, यानी मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर लेता है। तो इसी को बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेट के पास मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी भी होती है ना। क्या लिखें इसको, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक
फेरो मैग्नेटिक, बात करेंगे हर एक वर्ड की चैप्टर में, है ना। फेरोमैग्नेटिक substances are placed near to a magnet, then ferromagnetic substance get मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड होने का मतलब है वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट के पास डीमैग्नेटाइज्ड होने की प्रॉपर्टी भी होती है। डीमैग्नेटाइज्ड का मतलब होता है उसके मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय कर देना। कैसे कर सकते हैं आप मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय? या तो हीटिंग से यानी गर्म करके, या हैमरिंग से यानी उसको पीट करके। हैमरिंग का मतलब हथौड़े से पीट करके, हैमरिंग का मतलब है उसको पीट करके, या बर्निंग इन द अर्थ यानी जमीन में गाड़ करके उसके मैग्नेटिज्म को क्या किया जा सकता है, वीक किया जा सकता है या डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। तो मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करना उसको बोला जाता है डीमैग्नेटाइज्ड करना, है ना। मैग्नेटिज्म का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डीमैग्नेटाइज्ड। तो मैग्नेट के पास डीमैग्नेटाइज्ड होने की प्रॉपर्टी भी होती है। किसी भी मैग्नेट को आप डीमैग्नेटाइज्ड कर सकते हो, क्या करके, है उसको हीट करके, या उसको पीट करके, हैमरिंग करके, है ना, या बरिंग इन द अर्थ यानी जमीन में गाड़ करके उसको क्या कर सकते हो, डीमैग्नेटाइज्ड कर सकते हो, यानी उसके मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। तो मैग्नेट के पास डीमैग्नेटाइज्ड होने की प्रॉपर्टी भी होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आप लिख रहे हैं तो वो क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेट के पास डीमैग्नेटाइज्ड होने की प्रॉपर्टी भी होती है। हाँ, लिख लीजिए इसमें, मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। डीमैग्नेटाइज्ड का मतलब जान रहे हो ना, उसके मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय कर देना बाय हीटिंग यानी उसको गर्म करके, हीट दे करके, या हैमरिंग का मतलब हैमर होता है थोड़ा, है ना, हैमरिंग का मतलब होता है पीट करके, है ना, और बर्निंग इन द अर्थ यानी जमीन में गाड़ करके उसके मैग्नेटिज्म को आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। ये डीमैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी। क्या आपने सुना है कि मैग्नेट कुछ सब्सटेंसेस को अपनी ओर रिपेल भी करता है ना, लेकिन वो वीकली करता है, बहुत कम करता है। नॉर्मली हम पता ही नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है तो थोड़ा सा पता लगता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आपको, वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये रिपेल हो जाते हैं, यानी ये किधर मूव करते हैं, हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम आगे चल करके नाम देंगे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हाँ, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये भी प्रॉपर्टी है, मैग्नेट के पास रिपल्सन की प्रॉपर्टी भी है। कुछ सब्सटेंसेस को वो क्या कर सकती है, रिपेल भी करती है। कौन से, ध्यान रखिए। वैसे तो मैं फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम चैप्टर में हर एक जो वर्ड आ रहे हैं वो पढ़ेंगे, वहां सीखेंगे सारी बातें। अभी आप ध्यान रखिए कि मैग्नेट के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, रिपल्सन की प्रॉपर्टी भी है। सो नाइन्थ जो प्रॉपर्टी है वो आप लिखिए, कौन सी प्रॉपर्टी, रिपल्सन, है ना, रिपल्सन। मैग्नेट can repel some substances। सारे रीजन पढ़ेंगे हम ऐसा क्यों करते हैं। some substances like gold, silver, water, है ना, इनको जिन सब्सटेंसेस को रिपेल करता है उन सब्सटेंसेस को डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, हालांकि वहां डेफिनेशन लिखेंगे हम डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जब पढ़ेंगे, है ना। सब्सटेंसेस, these substances
these substances are called diamagnetic substances. Diamagnetic substances. इन सब्सटेंसेस को हम कौन से सब्सटेंसेस बोलते हैं? डाइमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यानी मैग्नेट रिपेल भी करता है लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि ये रिपल्सन क्या होता है? वीकली। मैग्नेट को रिपेल करती है तो स्ट्रांगली करती है, लेकिन इन सब्सटेंसेस को करती है तो वो क्या करती है? वीकली रिपेल करती है। और वो भी कब? बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो तो हल्का सा रिपेल करती है इनको, है ना। तो राइट डाउन। सो ये नोट कर लिया आपने। अब मैग्नेट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं वो लिखते हैं, है ना। डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेट से रिलेटेड डेफिनेशंस। सो राइट डाउन डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेट, है ना। मैग्नेट से रिलेटेड डेफिनेशंस क्या लिखा है? डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेट। और पहली जो डेफिनेशन है वो लिखिए आप, क्या? मैग्नेटिक पोल एंड मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं और मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? हालांकि मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं। मैग्नेटिक पोल का मतलब है कि बार जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट के केस में मैं बात कर रहा हूं। जैसे ये एक बार मैग्नेट है और इसकी जो लेंथ है, जो भी होगी कंप्लीट लेंथ, है ना। मैं नाम दे रहा हूं उसको, लेंथ ही नाम दे रहा हूं, ज्योमेट्रिकल लेंथ है इसकी जो कंप्लीट लेंथ है इसको बोला जाता है उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ, यहां से यहां की। अब किनारों पर, है ना, इनके एंड्स पर कुछ अंदर की ओर, यानी एंड के कुछ नजदीक और इस एंड के भी कुछ नजदीक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर इस मैग्नेट की जो अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और उन पॉइंट्स को बोला जाता है मैग्नेटिक पोल्स, है ना। तो पोल्स वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो आप इसको लिखिए सबसे पहले मैग्नेटिक पोल्स को। अदर पॉइंट्स, 2 points near to the ends of the magnet where, यानी जहां पर मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम, है ना। कॉल्ड, इन पॉइंट्स को ही क्या कहा जाता है? पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जैसे ये। अब आप ये कहेंगे कि कौन सा साउथ पोल है और कौन सा नॉर्थ पोल है। सबसे पहले मैं एक्सिस को बता देता हूं। इन दोनों पोल से जो पास होने वाली एक्सिस है, इन दोनों पोल से पास होने वाली जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। ये पोल हैं जो आपने ये जो मार्क कर रखे हैं, ये क्या है? पोल है, ये, है ना। अच्छा, यदि हमें ये हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, क्योंकि बार मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंडेड कराते हैं तो नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में जाता है। जैसे आपने ये कहा है ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ध्यान रखिए साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो -m होगी और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ होगी +m। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, एक की -m और दूसरे की +m। अब आप बात कर रहे थे इसकी मैग्नेटिक एक्सिस की, यानी इन पोल से पास होने वाली जो लाइन है, एक्सिस है, इस एक्सिस को बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। सो इसको क्या लिखें? द एक्सिस
passing through the magnetic poles is called कौन सी एक्सिस? मैग्नेटिक एक्सिस। ये बात क्लियर है मैग्नेटिक एक्सिस की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट की। आप ये जानते हैं ये जो लेंथ है ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है, कंप्लीट लेंथ को तो ज्योमेट्रिकल लेंथ बोला जाता है, और दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है क्या? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट। बात क्लियर है? तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं वो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट, है ना? तो ये लिख लिया, आप लिखिए आप इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है कौन सा? सेकंड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट, है ना? मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ। देखो आपने ये कहा ये मैग्नेट है और ये दोनों किनारों पर इसके क्या है? पोल्स हैं। एक पोल की पोल स्ट्रेंथ -m और दूसरे की +m, और ये होती है मैग्नेटिक एक्सिस। ये बात क्लियर है? जो जिसकी -m होती है वो साउथ पोल और जिसकी +m होती है वो नॉर्थ पोल। तो इन जो पोल्स के बीच की ये जो पोल्स हैं, ये जो पोल्स कह रहे हो, इनके पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को बोला जाता है कौन सी लेंथ? इफेक्टिव लेंथ कहां किसके बीच की डिस्टेंस होती है? डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स के बीच की डिस्टेंस। और इफेक्ट ये जो लेंथ है उसको इफेक्टिव लेंथ कहेंगे और इस कंप्लीट लेंथ को बोला जाएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये क्लियर है? ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है और दोनों पोल्स के बीच की, क्योंकि पोल्स किनारों पर थोड़ी होते हैं, कुछ अंदर की ओर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट को क्या लिखा जा सकता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन BW बिटवीन के लिए लिखा गया है मैग्नेटिक पोल्स या पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। अच्छा, यहां ये ध्यान रखेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना? और इसकी डायरेक्शन किधर ली जाती है? साउथ से नॉर्थ की ओर। डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डायरेक्शन जैसे डाइपोल वाला ही कॉन्सेप्ट है, डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना, वहां डाइपोल में जो दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस किधर लेते थे? -q से +q की ओर। यहां -q जगह साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। और ये रिलेशन आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये यहां दिख नहीं रहा, यहां लिख देता हूं मैं, कि जो इफेक्टिव लेंथ है ना, ध्यान रखिए इसको अच्छे से। इफेक्टिव लेंथ है मैग्नेट की वो होती है 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ की कितनी टाइम होती है? 5/6 टाइम्स होती है। तो यहां आगे आप ये भी लिख लीजिए इस पॉइंट में, है ना? इफेक्टिव लेंथ इज द 5/6 टाइम्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ। बात क्लियर है? यानी यदि आपको ज्योमेट्रिकल लेंथ दी हुई है और इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? ज्योमेट्रिकल लेंथ को 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी? इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। ये बात क्लियर है ना? अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना? ये लिख लिया, लिखो इसको। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? 5/6 टाइम्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ।
अब हम बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की, मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन फोर्थ है, थर्ड मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब है एक प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन। जैसे ये आपके पास में बार मैग्नेट है इस तरह से, और ये जो है इसका पोल है, ये दूसरा पोल है, और ये कौन सी एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस। ये जैसे आपने कहा पोल हो गए नहीं। अच्छा, एक ऐसा प्लेन और वर्टिकल प्लेन जो कि इनसे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है, इससे। इस तरह से आप समझ सकते हो, ये वाला इस तरह से, यहां कोई नोटबुक और इस तरह से लगा दे, इस तरह से ये वाला प्लेन जो मेरी हथेली है, ये प्लेन कैसा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। और साथ में कहां से जा रहा है, इस डस्टर को यदि मैं क्या मान लू, मैग्नेट मान लू, तो मैग्नेटिक एक्सिस से। ऐसा ही है, तो इस प्लेन को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो प्लेन है, इसी प्लेन को मैं क्या नाम दे रहा हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हुआ, मैग्नेटिक मेरिडियन को आप कह सकते हैं इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, है ना, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन। इट इज द वर्टिकल प्लेन passing through the magnetic axis, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, उसको क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आइए, वो है पोल स्ट्रेंथ। क्या, पोल स्ट्रेंथ। वैसे तो हम जानते हैं कि पोल स्ट्रेंथ का मतलब है किसी भी पोल की ताकत, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी कैपेसिटी, क्या किसको अट्रैक्ट करने की, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे फेरस, निकल, कोबाल्ट। किसी पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये एक मैग्नेट है, इसके पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसको अट्रैक्ट करने की। दूसरे मैग्नेट की पोल्स जो होंगी उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो किसी भी मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उसका पता हम किससे लगाते हैं, उसकी पोल की स्ट्रेंथ से। और दोनों पोल की, एक ही मैग्नेट के दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब हम फोर्थ आप लिखिए क्या, पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। सो जो नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखने वाले हैं वो है पोल स्ट्रेंथ की, पोल स्ट्रेंथ। और जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से, है ना। साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ -m और नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ +m। सो हम ये कह सकते हैं इट इज द कैपेसिटी ऑफ द पोल, कैपेसिटी ऑफ द पोल ऑफ मैग्नेट, पोल ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। ज्यादा किसी मैग्नेट का पोल ज्यादा स्ट्रेंथ कर रहा है, दूसरी मैग्नेट का पोल कम कर रहा है, तो हम कहेंगे जो कम अट्रैक्ट कर रहा है फेरस को, उस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ये ध्यान रखिए। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट ध्यान रखिए, यूनिट, इस पोल स्ट्रेंथ की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर इंटू मीटर। कैसे आई, ये आगे एक आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, वहां क्लियर होगा। अभी याद रखिए 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट लिखिए तो क्या लिखेंगे, एम्पियर इंटू मीटर। कैसे आई जिसकी मैं बात करूंगा, या a इंटू
स्मॉल एम भी लिख देते हैं, है ना, एम्पियर इंटू मीटर। ये पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल इज टेकन नेगेटिव, है ना, एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, वो क्या ली जाती है, पॉजिटिव में ली जाती है। दोनों पोल की, एक ही मैग्नेट के दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल। ये मैंने मैग्नेट की प्रॉपर्टी में बता दिया आपको, है ना। तो ये आप लिखिए पोल स्ट्रेंथ के बारे में, ध्यान रखिए इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर, ये पोल स्ट्रेंथ की यूनिट है। अब हम बात करेंगे, ये लिखिए कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। जैसे चार्जेस के लिए, चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए कूलम्ब ने लॉ दिया था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ था। यहाँ मैग्नेटिज्म में भी कूलम्ब्स लॉ है। मैग्नेटिज्म में जो कूलम्ब्स लॉ है एग्जैक्टली वैसा ही है, कुछ वैसा सा ही है जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ था। वहां चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए दिया था, यहाँ दो अलग अलग मैग्नेट के पोल्स के बीच लगने वाले फोर्स के लिए कूलम्ब्स लॉ है। तो ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कूलम्ब्स लॉ की बात करने वाले हैं, है ना। क्या है टॉपिक का नाम, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए था, ये मैग्नेटिज्म में कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ में ये कहा था, वहां मैंने आपको बताया था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां जो फोर्स है दो अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगेगा। जैसे मान लो ये कैसा भी पोल होगा, नॉर्थ साउथ जो भी है, साउथ साउथ है तो रिपेल करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपेल करेंगे। तो हम तो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मान लो इसमें का पोल स्ट्रेंथ है M1 है और दूसरे की क्या है M2 है, ये M2 है तो ये भी क्या होगा M2। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, R है। तो कूलम्ब कहते हैं कि इन दोनों पोल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों की पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या कहा गया कूलम्ब लॉ में कि द फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, दो मैग्नेट के पोल्स के बीच लगने, दो अलग अलग मैग्नेट है, कहीं आप सोच रहे हो इसके इसके बीच में लगने वाले नहीं, दो अलग अलग मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस की स्क्वायर की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्शन किधर होती है, इन पोल्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है इसकी डायरेक्शन। सो लिख लेते हैं इसको, कूलम्ब्स लॉ में क्या कहा गया है, द फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, दो अलग अलग मैग्नेट की बात चल रही है, टू मैग्नेट्स इज डायरेक्टली proportional to the magnitude of product of their M1 M2 क्या थी उनकी पोल स्ट्रेंथ, their पोल स्ट्रेंथ, एंड R उन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, उसके स्क्वायर की क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द लाइन ऑफ द फोर्स किधर होगी, फोर्स किधर कौन सी लाइन के अलोंग लगेगा, दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग। सो डायरेक्शन भी लिख दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अलोंग द लाइन
ज्वाइनिंग द पोल्स, पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इनका होगा। ये तो थ्योरेटिकल वे में लिख लिया आपने, थ्योरेटिकल वे में लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं इसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिख लिया, ये लिखिए, नोट कर लिया। अब देखो, अब देखिए कूलम्ब्स लॉ की बात चल रही है, इसको आगे आप मैथमेटिकल वे में किस तरह से कह सकते हो कि फोर्स दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। आपने ये कहा कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड लेना है यानी माइनस प्लस नहीं लेना, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कूलम्ब ने वहां भी बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां चार्जेस की बात की थी। अब देखो इसको आप कह सकते हो कि m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के जहां पे कूलम्ब्स कांस्टेंट है वो कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और ये जहां पे k की जो वैल्यू है वो होती है कितनी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, या इसकी जो वैल्यू है वहां कांस्टेंट की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और वहां उसकी जो वैल्यू आती थी वो थी 9 × 10 की पावर 9, और यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो है 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। ये मैं यूनिट बता दूंगा, यहां से बना सकते हैं है ना, यहां से भी बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आप, मैग्नेटिक फ्लक्स वहां से भी बन जाती है क्योंकि इसकी यूनिट वेबर है। अभी तो आप याद रखिए इसको, है ना। अब जहां पर म्यू नॉट क्या है, वेयर म्यू नॉट इज द, है ना, क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और देखो लास्ट चैप्टर में मैंने कहा था, मैं बताऊंगा कि म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10 की पावर -7 क्यों लेते हैं। ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, या मीडियम की जो एयर है उसकी परमेबिलिटी है। ये बात क्लियर है। तो अब लगने वाला जो फोर्स है वो उसको आप क्या लिख सकेंगे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, है ना, इनटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है, ये कूलम्ब्स लॉ है मैग्नेटिज्म में, दो मैग्नेट्स के बीच लगने वाले फोर्स के लिए। बात क्लियर है। अब यहां से भी आप कई बार भूल जाते हैं कि हमें म्यू नॉट की यूनिट क्या होगी, कैसे बनाए। यहां से बना सकते हो, 4 पाई की यूनिट होती नहीं, इसकी एम्पियर इंटू मीटर, इसकी भी एम्पियर इंटू मीटर, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी न्यूटन। तो यहां से भी दूसरी यूनिट बनाई जा सकती है जो वेबर से अलग होगी, है ना। खैर अब बात आती है, हम यूनिट पोल को वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने 1 कूलम्ब को डिफाइन किया था, यहां अपन डिफाइन करते हैं। फर्स्टली आप इस यूनिट नोट कर लीजिए, यूनिट पोल को हम डिफाइन करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने 1 कूलम्ब को डिफाइन किया था, है, कूलम्ब किसकी यूनिट थी, चार्ज की। यहाँ पे यूनिट पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे, यानी जिस पोल की पोल स्ट्रेंथ यूनिट हो, यूनिट का मतलब 1 एम्पियर इंटू मीटर हो, उसको हम कहेंगे यूनिट पोल। तो यूनिट पोल को डिफाइन इससे कर सकते हम। तो यूनिट पोल क्या होता है ये देखिए, इसी से मैं डिफाइन कर रहा हूं यूनिट पोल, है ना। डेफिनेशन किसकी है, यूनिट पोल की। यूनिट पोल, यूनिट पोल क्या होती है ये देखो। यदि इस एक्सप्रेशन में मैं ये कह दूं आपको, क्या m1 और m2 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है ना, यानी दो अलग अलग मैग्नेट्स हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है। यही हुआ ना, m है मान लीजिए, और दोनों को एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। यदि उनके बीच लगने वाला फोर्स 10 की पावर -7 न्यूटन का हो, तब आप कह रहे हैं कि m की वैल्यू क्या होगी। तो m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, m1 और m2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी। वो वैल्यू पता करने के लिए हमने यहां देखो इस तरह से ये कहा कि f की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 10 की पावर -7। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बताई थी आपको 10 की पावर -7 m 1 का स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 या m इज इक्वल्स टू ±1 और यूनिट क्या होती है इसकी एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। तो आप 1 यूनिट पोल स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो यूनिट, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यानी दो मैग्नेटिक पोल्स या टू पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स विच आर इक्वल इन पोल स्ट्रेंथ, यानी दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या हो, इक्वल हो, आर प्लेस्ड एट 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर इन वैक्यूम, है ना। इफ द फोर्स बिटवीन देम इज 10 to the power -7 न्यूटन, then pole strength of each pole will be 1 ampere into meter। ये हुआ, तो ये लिख लेते हैं हम यूनिट पोल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, है ना। if two magnets of equal pole strength are placed at 1 meter distance from each other, if the other in air or vacuum, मीडियम एयर या वैक्यूम है, इन वैक्यूम ही ले लेते हैं, if the force between the magnitude of force between them is 10 की पावर -7, 10 power is 10 power -7 न्यूटन, then strength of each pole will be यूनिट, है ना। यही यूनिट पोल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है। राइट डाउन।